हेलो क्लास, वेलकम टू वीएसए। तो पिछले क्लास में हमने क्या सीखा था? रियल नंबर्स। रियल नंबर क्या है, रियल नंबर के अंदर क्या क्या आता है, लाइक नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, रैशनल नंबर क्या है, ये सब हमने पढ़ा था ना। अब उसमें और हमने क्या सीखा था? एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, हाँ कि नहीं? तो और भी तो बहुत सारा तरीका है ना, मतलब एचसीएफ निकालने का, एलसीएम निकालने का, ठीक है। और बहुत सारे तरीके में से नेक्स्ट तरीका पढ़ेंगे, नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे, क्या? यूक्लिड्स डिवीजन ऑफ लेमा, ठीक है। तो ये यूक्लिड्स ने एक एल्गोरिदम दिया था जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, कोई भी दो नंबर्स का एचसीएफ निकाल सकते हैं, ठीक है, एचसीएफ। तो देखो, एचसीएफ निकालने का तो प्राइम फैक्टराइजेशन तरीका तो बेस्ट तरीका है, तुम बोल सकते हो ना, प्राइम फैक्टराइज करो, फिर उसमें से जो कॉमन वाला होगा वो तुम्हारा एचसीएफ हो गया, हाँ कि नहीं? बट ये तरीका क्यों काम आता है? देखो, बहुत सारा क्वेश्चंस में ऐसे, देखो हर एक प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा तुम्हें कि हाँ ये 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 13 से कटेगा, 17 से कटेगा, ये सोचना पड़ेगा ना। उसके लिए तुम्हें डिविजिबिलिटी रूल्स आना चाहिए, हाँ कि नहीं? तो वो रूल्स अगर नहीं आता, तो जैसे अगर बहुत बड़ा बड़ा नंबर्स हुआ, तो उस केस में क्या कौन सा तरीका काम आता है? ये लामा वाला तरीका। ये एल्गोरिदम बहुत ईजी कर देता है तुम्हारा एचसीएफ निकालने के लिए। ये याद रखना, ये जो एल्गोरिदम है, ये जो तरीका है, बस एचसीएफ निकालने में काम आता है, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने में काम आता है, ठीक है। तो चलो सीखते हैं कि कैसे निकाला जाता है इसको, ठीक। तो देखो, यूजुअली दो नंबर्स का हम एचसीएफ निकालेंगे, बाद में मैं बता दूंगा इस मेथड से हम तीन नंबर्स का एचसीएफ भी कैसे निकालते हैं, ठीक है। बट सबसे पहले दो नंबर का सीखते हैं। तो देखो, ऑब्वियसली दो नंबर है तो एक बड़ा नंबर होगा एंड एक छोटा नंबर होगा, हाँ कि नहीं? तो सबसे पहले वो बड़ा नंबर को अंदर लिख दो एंड छोटा जो नंबर है उसको बाहर लिख दो। एंड इसके लिए बस तुम्हें डिवीजन आना चाहिए, ठीक है। ऑब्वियसली 135 का टेबल तो नहीं आता होगा, हाँ कि नहीं? थोड़ा सा गैस मारते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये लेट इट बी, ये 130 के आसपास है कि नहीं है? 130 मतलब 13, है ना? 13 टू जा क्या होता है? 13 टू जा 26। ये 26 से थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया? तो क्या लूँगा? 135 वन सा 135, हाँ कि नहीं? अब बस सिंपली माइनस कर दो। 5 से 5 गया तो 0, 12 से 3 गया तो ना, हाँ कि नहीं? अब क्या करना, जो यहाँ पर डिवाइजर था मेरा पहले, उसको यहाँ पर शिफ्ट कर दो। मतलब कि जो डिवाइजर मेरा था, अब वो मेरा डिविडेंट बन गया। क्या बन गया? डिविडेंट, ठीक है। अब 90 के साथ 135 को डिवाइड करो, ठीक है। तो 90 कितना सा 135 के आसपास आएगा? देखो, ये 9 है ना, 90 का टेबल अगर नहीं आता तो 9 का टेबल देख लो। 9 टू जा 18 आ जाता है, हाँ कि नहीं? तो ये तो ऑब्वियसली बड़ा नंबर हो गया, है ना? तो 90 वन सा 90, फिर से दोबारा माइनस, हाँ कि नहीं? तो 5 से 0 मतलब 5, 13 से 9 गया तो 4, हाँ कि नहीं? फिर से क्या करूंगा, यहाँ का जो डिवाइजर था ये यहाँ पर आ जाएगा एंड वो डिविडेंड बन जाएगा। ये प्रोसेस कब तक चलेगा? जब तक कि रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाता। जब तक कि रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाता। जैसे कि यहाँ पर 45 कितना सा 90 के आसपास आता है या फिर 90 आता है? 45 टू जा 90। अब रिमाइंडर जीरो आया कि नहीं आया, है ना? जब रिमाइंडर जीरो आ जाएगा, उसी का जो डिवाइजर होता है, जैसे कि यहाँ पर रिमाइंडर जीरो आ गया तो उसका डिवाइजर क्या है? ये 45। तो यही है आंसर उन दोनों का एचसीएफ का वैल्यू। मतलब एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज 45। दैट्स ऑल। तो तुम बोल सकते हो कि हाँ, इस मेथड से सर हम अगर प्राइम फैक्टराइजेशन तरीके से करेंगे तो शायद जल्दी से निकाल पाएंगे, अगर डिवीजन थोड़ा सा हार्ड लगे तो। बट चलो नेक्स्ट एग्जांपल में दिखाता हूँ, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से करना उस तरीके से, मतलब वो वाला सवाल, एंड ये वाला तरीका से करना, ठीक है। मैंने ये समझाने के लिए थोड़ा सा ईजी लिया था, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला देखो, अगर वो प्राइम फैक्टराइजेशन से इजीली निकलेगा या फिर तुम्हारा ये वाला एल्गोरिथम से ज़्यादा इजीली निकलेगा, ठीक है। तो वही मैं यूक्लिड डिवीजन ऑफ लामा यूज कर रहा हूँ, एल्गोरिथम यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो वही इन दोनों का एचसीएफ निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो एचसीएफ मतलब तरीका क्या था? बड़े नंबर को अंदर एंड जो छोटा वाला नंबर है वो बाहर, ठीक है। तो 65 कितना जा 117 के आसपास आता है। मुझे 65 का टेबल नहीं पता ना,
एज्यूम करो ये 60 है, 60 के आसपास है ना। तो 60 अगर 2 डालूंगा तो वो 120 बन जाएगा। 120 थोड़ा बड़ा नहीं हो गया, है ना? तो क्या लूंगा, वन ऑफ कोर्स, हाँ कि नहीं? तो 65 वन सा 65, 7 से 5 गया तो 2 ऑफ कोर्स, 11 से 6 गया तो 5, हाँ कि नहीं? तो दोबारा यहाँ का जो डिवाइजर था अब बन गया वो डिविडेंट, हाँ कि नहीं? तो 52 दिखाई दे रहा है, 1 जा ही जाएगा, 52 वन सा 52, फिर से माइनस 55 से 2 गया तो 3, 6 से 5 गया तो 1, है ना? अब दोबारा ये प्रोसेस कब तक चलेगा, जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आता। यहाँ पर रिमाइंडर 13 आया था इसलिए दोबारा करना पड़ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर 52 आ गया, 52। अब 13 कितना सा 52 आता है, हाँ इसके लिए तो तुम्हें 13 का टेबल तो पता होना चाहिए ना। 13 4 सा 52, है ना? रिमाइंडर 0 आ गया। अब रिमाइंडर 0 आ गया उसका मतलब क्या है, उसका जो डिवाइजर था, यहाँ पर डिवाइजर क्या है 13, तो HCF ऑफ 117, HCF ऑफ 117 एंड 65, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 13। तुम इसी तरीके इसी क्वेश्चन को प्राइम फैक्टराइजेशन से करके देखो, क्या उसका आंसर ज़्यादा जल्दी निकला या फिर थोड़ा सा हार्ड लगा, ट्राई करके देखो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे वापस आते हैं। HCF ऑफ 350 एंड 102, ये थोड़ा सा ट्राई करके देखो। ये एक होमवर्क सोच लो कि ये एक होमवर्क था एक्चुअली, कि HCF ऑफ 350 एंड 102 अगर ये करोगे तो उसका HCF क्या आएगा, ठीक है? ऑलरेडी 2 एग्जांपल्स दे चुका हूँ, आई होप कि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, है ना? तो एक छोटा सा ट्रिक कि HCF एंड LCM कैसे फाइंड किया जा सकता है इजीली, डायरेक्टली, बहुत जल्दी, ठीक है? मतलब एक ट्रिक तो नहीं बोल सकते एक्चुअली, ये बचपन में करते होगे कि देखो हमने अब तक क्या सीखा था, प्राइम फैक्टराइजेशन, हाँ अलग अलग लेके प्राइम फैक्टराइज करना है, फिर देखना है कॉमन, अगर HCF निकालना हो तो कॉमन देखना है, LCM निकालना हो तो सारा वाला टर्म्स देखना है ना? तो क्या मैं दोनों को कंबाइन वाला भी बचपन में करते थे कि नहीं करते थे, है ना? तो वही बस कंबाइन वाला तरीका है और कुछ नहीं, कंबाइन, ठीक है? तो ये कितने में जाएगा, कौन सा नंबर से ये मैं दोनों को प्राइम फैक्टराइज कर रहा हूँ, कौन सा जो नंबर है जो दोनों के साथ डिवाइडेड होगा, दोनों के साथ, ये नोटिस करना, दोनों के साथ, बस एक के साथ नहीं करना है, दोनों के साथ करना है, ठीक है? तो सबसे पहले क्या दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है, हाँ ये तो हो जाएगा 2 से, बट ये तो नहीं होगा ना, दोनों नंबर 3 से तो डिवाइड हो जाएगा। 3 कितना जा 12 होता है, 4 जा एंड 3 5 जा 50, है ना? तो जो डिवाइडेड वाला टर्म है वो है HCF एंड जो टोटल वैल्यू है वो है LCM, ठीक है? ऑलवेज क्या होता है, जो ये वाला टर्म है वो है HCF एंड जो टोटल वैल्यू है, टोटल वैल्यू मतलब ये पूरा टोटल, LCM of these two numbers, obviously these two numbers, 3 into 4 into 5, 3 into 4 into 5, ठीक है? तो उसका वैल्यू क्या आ गया, 3 into 4 into 5, 5 4 जा 20, 23 जा 60, ठीक है? तो मतलब कि 12 एंड 15 का HCF क्या हो गया 3 एंड LCM हो गया 60, डायरेक्टली कर सकते हो बिना इंडिविजुअली प्राइम फैक्टराइजेशन करके, ठीक वैसे ही तुम चाहो तो अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से करना चाहो, देखो ये वाला सवाल ना तो मैं बस डायरेक्टली आंसर चाहिए तभी जाके यूज़ करना, क्योंकि अगर क्वेश्चन में पूछा है कि यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिखा है तो तुम्हें इंडिविजुअल प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा, जो पहले वाले तरीके में जो समझाया था वैसे ही सॉल्व करो एक बाय एक, देन उसका आंसर लिखोगे, ठीक है? स्टेप मार्किंग जरूरी है ऑब्वियस, ठीक है? तो ठीक वैसे ही दोनों को एक साथ डिवाइड करना है ना? तो इसके लिए तुम्हें डिविजिबिलिटी रूल्स आना चाहिए, है ना? कि कौन सा नंबर किसके साथ डिवाइड होगा, जैसे कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, यूनिट डिजिट में इवन नंबर हो या फिर 0 2 4 6 8 ये सब होना चाहिए। 3 का रूल क्या है, सारा नंबर्स को ऐड कर दो, अगर वो नंबर 3 के साथ डिवाइड हो सकता है तो पूरा होल नंबर डिवाइड हो सकता है, ठीक वैसे ही 5 का 7 का सारा नंबर्स का अगर तुम्हें रूल्स पता है तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन तरीके से सॉल्व करने के लिए, है ना? ठीक है? तो जैसे कि ये वाला सवाल
ये कौन सा नंबर से जाएगा? दोनों नंबर देखो, ये तो 2 से जाएगा नहीं, हाँ कि नहीं? 105 है एंड 462 है, तो देखो ये अगर 2 से नहीं जाएगा क्योंकि 5 है यूनिट डिजिट में, है ना? ये 2 से जाएगा, बट क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे ऐसा नंबर चाहिए जो कि दोनों के साथ डिवाइड हो सकता है। तो 2 से नहीं जाएगा तो 3 से देखते हैं। 3 के लिए क्या था? सारा नंबर को ऐड कर दो। ऐड करने से क्या हो रहा है? 6। हाँ, 6 तो 3 से डिवाइड हो सकता है, तो मतलब ये नंबर तो चला जाएगा। बट अब देखते हैं ये वाला नंबर। 4 + 6 10, 10 + 2 12। हाँ, 12 आ गया, मतलब वो भी 3 के साथ डिवाइड हो सकता है, हाँ कि नहीं? तो चलो 3 के साथ डिवाइड करते हैं, ठीक है? 3 3 ज़ा 9, 1 5 3 5 ज़ा 50, है ना? फिर ये वाला 3 1 ज़ा 3, 1 6, 3 5 ज़ा 15, 1 2 3 4 ज़ा 12, ठीक है? अब 35 एंड 154 है। अब ये कौन सा नंबर से जाएगा? फिर से दोबारा 2 से तो नहीं जाएगा, ये 2 से नहीं जाएगा, ये 3 से जाएगा, मतलब 2 से जाएगा। फिर 3 से देखते हैं, ये तो 8 हो गया, है ना? तो 8 तो 3 से नहीं डिवाइड होता, 3 से भी नहीं जाएगा। अब 5 से जाते हैं। प्राइम नंबर्स को देखिए ना, प्राइम फैक्टराइजेशन, नाम तो प्राइम फैक्टराइजेशन है ना? तो ऑब्वियसली प्राइम नंबर्स ही इंपॉर्टेंट है। 4 से तो होगा नहीं, 4 से अगर हो रहा होता तो 2 से भी हो जाता, हाँ कि नहीं? ठीक, वैसे 3 आ गया। फिर 5 से देख रहे हैं, ये 5 तो चला जाएगा ये, बट ये जाएगा क्या? नहीं। 7 से ट्राई मारते हैं, ठीक है? 7 5 सा 35, 7 2 सा 14, 1 4 7, फिर से 2 सा 14, है ना? तो अब कौन सा नंबर है? ये तो प्राइम नंबर आ गया, और ये तो कोई और नंबर 5 के अलावा ये और कोई नंबर से कटेगा क्या? नहीं। बट ये तो 2 से जाएगा, 5 से जाएगा क्या? नहीं। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है कि जो कि 1 के अलावा, ऑफ कोर्स 1 के अलावा और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कि ये दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो बस यहाँ पर एंड करते हैं, आगे करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नंबर से प्राइम फैक्टराइजेशन करो जो कि दोनों के साथ जाएगा, बस एक को लेके करने की जरूरत नहीं है ना? ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्टली हम लिख सकते हैं क्या? HCF का वैल्यू जो कि है बस कॉमन वाला डिवीजन जिसके साथ हुआ है, विच इज 3 × 7 एंड विच इज ऑब्वियसली 21, एंड जो एलसीएम है, एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर, मतलब 105 एंड 462 क्या है? 3 × 7 × 5 × 22, मतलब ये सारा नंबर, ये पूरा ऑल टोटल वैल्यू, मतलब 3 × 7 × 5 × 22, बस मल्टीप्लाई कर दो, उसका आंसर आ गया। ठीक, तो उसका वैल्यू क्या होगा? तो मल्टीप्लाई करके लिख देना, बस खत्म यार। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो। तो एक्सप्लेन हुआ है दिस टर्म प्लस दिस टर्म इज ए कंपोजिट नंबर। सबसे पहले याद करते हैं कि व्हाट इज कंपोजिट नंबर। पहली क्लास में बताया था कंपोजिट नंबर क्या है? जो प्राइम नंबर नहीं है, ऐसा बोल सकते हो, है ना? या फिर ऐसा नंबर जिसका कि फैक्टर्स 2 से ज़्यादा है, मतलब कि देखो फॉर एग्जांपल 7 का फैक्टर, 7 का क्या क्या फैक्टर है? 1 एंड 7 इटसेल्फ, हाँ कि नहीं? टोटल कितना फैक्टर्स है? 1 एंड 2, टोटल 2 फैक्टर हुआ। बट फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ 8, 8 का कौन कौन सा फैक्टर है? 1 एक फैक्टर है, 2 एक फैक्टर है, 4 एक फैक्टर है एंड 8 इटसेल्फ एक फैक्टर है, हाँ कि नहीं? मतलब टोटल 4 फैक्टर है। 2 से ज़्यादा फैक्टर हुआ कि नहीं हुआ? अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आ गया तो वो हम उसको क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर बोलेंगे, हाँ कि नहीं? तो ठीक वैसे ही मुझे बस देखना है कि इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो जो रिजल्ट होगा वो क्या कंपोजिट नंबर होगा या फिर नहीं। तो ऑब्वियसली अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे फिर प्राइम फैक्टराइज करोगे, मतलब उसका फैक्टर्स ढूंढोगे, तो ऑब्वियसली टाइम टेकिंग है कि नहीं? तो इसके लिए एक छोटा सा तरीका देखो। यहाँ पर क्वेश्चन है कि 17 × 11 × 2 प्लस 17 × 11 × 5, कुछ कॉमन दिख रहा है दोनों टर्म में? वैसे ये एक पहला टर्म है, ये एक टर्म है ना, 2 टर्म है टोटल, तो दोनों टर्म में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। हाँ, 17 है ना? फिर 11 भी कॉमन है ना? तो यहाँ पर अगर 17 एंड 11 चला गया तो क्या बचा ओनली? 2। हाँ, हाँ कि नहीं? ठीक वैसे यहाँ पर 17 एंड 11 चला गया तो यहाँ पर क्या बचा? ओनली 5, है ना? तो अब 2 + 5 क्या होता है? 2 + 5 7, 7 आ गया।
देखो इतना बड़ा टर्म था, मैंने उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो एक छोटा सा टर्म बन गया। जो चीज मतलब दिस टर्म इक्वल टू दिस टर्म बोल सकता हूँ नहीं, मतलब दोनों का वैल्यू ऑब्वियसली सेम ही होगा ना। तो ये जो टर्म होगा वो 17 के साथ भी डिवाइड होगा, 11 के साथ भी डिवाइडेड होगा एंड 7 के साथ भी डिवाइडेड होगा, हाँ कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि द नंबर, फॉर एग्जाम्पल 15 ले लो, इजी बिजी एक एग्जाम्पल। 15 को उसका जो फैक्टर है, मतलब 15 का क्या क्या फैक्टर है, 1 एक फैक्टर है, 3 एक फैक्टर है, 5 एक फैक्टर है एंड द 15 इटसेल्फ एक फैक्टर है, हाँ कि नहीं। तो क्या मैं 15 को 3 इंटू 5 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? जो उसका फैक्टर्स है उसको मल्टीपल के टर्म में लिख सकता हूँ ना, मतलब 15 कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड बाय 3, 15 कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड विथ 5, ऑब्वियसली फैक्टर है तो वो उसके साथ डिवाइड तो हो ही सकता है ना। ठीक वैसे ही ये पूरा टर्म इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ सम प्राइम नंबर्स पे मैंने फॉर्म करके लिख दिया है, मतलब ये जो वैल्यू होगा उसका एक फैक्टर 17 भी है, एक फैक्टर 11 भी है, एक फैक्टर 7 भी है। तो हाँ यहाँ पर तो 3 एक्स्ट्रा फैक्टर मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है ना, प्रोडक्ट पे है ना, तो साफ साफ 3 एक्स्ट्रा फैक्टर दिख रहा है मुझे। तो ये क्या प्राइम नंबर होगा क्या? नहीं ना। तो क्या नंबर हो गया? ये कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पर डायरेक्टली तुम लिख सकते हो, क्या लिखोगे? तो ये लिख देना कि 17 इंटू 11 इंटू 2 प्लस 17 इंटू 11 इंटू 5 कैन बी expressed as product of प्राइम नंबर्स। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ इसको, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। therefore this number is a composite number, this is a composite number, बस डायरेक्टली लिख दो, this is a composite number, that's all, ठीक है। क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में है, मतलब कि इसको मैं फैक्टर्स बोल सकता हूँ, मोर देन 2 फैक्टर्स, इसीलिए ठीक है ये एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है ना, इजी था। बस उसको कॉमन के फॉर्म में लिख लिया, कॉमन ले लिया एंड प्रोडक्ट के टर्म में आ गया, प्रोडक्ट के टर्म में आ गया, मतलब वो क्या हो गया? कंपोजिट नंबर आ गया, ठीक है। ऑब्वियसली उसका ज्यादा फैक्टर्स आ गया ना, फैक्टर्स दिख गया मुझे, तो डायरेक्टली बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता, है ना, ठीक। तो नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। सिमिलरली और एक क्वेश्चन है, क्या ये भी एक कंपोजिट नंबर होगा? वही सेम ट्राई करो, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? कॉमन, हाँ 13 तो कॉमन दिख ही रहा है। दोबारा क्वेश्चन को लिख दे रहा हूँ, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। बाय द वे 13 के साथ यहाँ पर मैं एक 1 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो चलेगा क्या? 13 इंटू 1 13 ही तो होता है, कुछ डिफरेंस है क्या? बस ऐसे ही लिखा हूँ ताकि कॉमन लेने में तुम्हें ईजी लगे थोड़ा सा, ठीक है। तो दोनों में अब कॉमन क्या है? 13 ही तो कॉमन है, और कुछ कॉमन है क्या? नहीं ना। तो 7 इंटू 11 इस तरफ बचा एंड इस तरफ बचा, क्या बचा? ओनली 1 बचा, हाँ कि नहीं। अगर 1 नहीं लिखता तो शायद कुछ बच्चे 0 लिख देते, इसीलिए मैंने इंटू 1 किया था ताकि उनको थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, 13 चला गया तो हाँ 1 बचा है बोल के, है ना। तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। 13 इंटू 7 इंटू 11 क्या होता है? 7 इंटू 11 77 प्लस 1, 77 प्लस 1 क्या होता है? या ब्रैकेट का मतलब क्या है? इनटू ही है ना, यहाँ पर ब्रैकेट का मतलब इनटू ही है ऑब्वियसली। 77 प्लस 1 क्या हो गया? 78। देखो इसको मैं और प्राइम फैक्टरेशन करके और भी ऑब्वियसली 2 एक फैक्टर बन जाएगा, बहुत सारे ऐसा कुछ नंबर्स आ जाएगा नहीं प्राइम नंबर्स पे, तुम चाहो तो फैक्टराइज करके इसको भी प्रोडक्ट पे लिख सकते हो या फिर यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हें एक्स्ट्रा 2 फैक्टर्स मिला के नहीं मिला, मिल गया ना। अगर 2 एक्स्ट्रा फैक्टर्स मिल चुका है तो वही स्टेटमेंट दोबारा लिख दो। क्या लिख सकते हो? दिस नंबर कैन एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, देयरफॉर दिस इज एन कंपोजिट नंबर। बस इतना ही, इतना ही लिख दो कि तो खत्म हो गया 2 मार्क्स का क्वेश्चन, है ना। नहीं तो अदरवाइज अगर मल्टीप्लाई करोगे, उसका फिर प्राइम फैक्टराइज करोगे, फिर उसका फैक्टर्स लिखोगे, तो ऑब्वियसली टाइम टेकिंग है कि नहीं है ना। तो बस यहाँ पर खत्म हो गया, बस वही स्टेटमेंट दोबारा लिख दो। दिस नंबर मतलब 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13
कैन बी एक्सप्रेस as product of prime number, है ना? Therefore this is a composite number. बस इतना ही लिखना था, हाँ कि नहीं? इजी था, कुछ डाउट नहीं है ना अब तक? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो एक छोटा सा फॉर्मूला यहाँ पर आ गया, ठीक है? तो क्या है वो, ये तुम खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हो अगर थोड़ा सा ट्राई किए होगे तो। देखो एक समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल सबसे पहले दे रहा हूँ, ठीक है? तो लेट इट बी 10, चलो 8 and 10, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है? 8 and 10 का एलसीएम एंड एचसीएफ क्या होगा? चलो मैं वो ट्रिक वाला यूज कर रहा हूँ। ऐसा कौन सा दो नंबर है जो कि उसको दोनों के साथ डिवाइड होगा? ऑब्वियसली 2, 2 4 जा एंड 2 5 जा। और कुछ नंबर है क्या जो दोनों के साथ डिवाइड हो सकता है? नहीं ना। 4 के साथ होगा तो ऑब्वियसली 5 नहीं होगा, क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है तो और किसी के साथ डिवाइड नहीं होगा अदरवाइज अदर देन 1 and 5 इटसेल्फ। तो 1 के साथ तो लूंगा नहीं क्योंकि 1 एक तुम्हारा प्राइम नंबर है नहीं। फिर 5 तो लूंगा नहीं क्योंकि यहाँ पर ये नंबर 5 से डिवाइड होगा नहीं, ठीक है? तो एचसीएफ क्या हो गया? एचसीएफ हो गया 2 एंड एलसीएम क्या आ गया? 2 इंटू 4 इंटू 5, 2 इंटू 4 इंटू 5, 5 4 जा 20, 22 जा 40, है ना? तो एक फॉर्मूला पे देखो, अगर वो जो जिसका तुम एचसीएफ एंड एलसीएम निकाल रहे हो उन दोनों को अगर प्रोडक्ट करोगे, उन दोनों को अगर प्रोडक्ट करोगे तो क्या आ गया? जिसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हो उसका प्रोडक्ट करोगे तो उसका वैल्यू क्या आ गया? 8 इंटू 10 व्हिच इज 80। या फिर एचसीएफ इंटू एलसीएम करोगे तो क्या आ गया? देखो एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ का वैल्यू है 2, एलसीएम का वैल्यू है 40। 2 इंटू 40 भी क्या ही होता है? 80 होता है कि नहीं होता, है ना? तो यहाँ से एक छोटा सा फॉर्मूला बन के आता है कि अगर दो नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो उसका रिजल्ट भी क्या ही होगा? उन दोनों नंबर्स का एचसीएफ एंड एलसीएम को मल्टीप्लाई करने के बराबर होगा, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत हेल्पफुल फॉर्मूला है एक्चुअली, ठीक है? बहुत हेल्प करेगा आगे क्वेश्चंस में, तो ये याद कर लो और नोट डाउन कर लो, ठीक है? ये हो गया। चलो इसके रिलेटेड, इस फॉर्मूला रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे कि गिवन है कि इफ एचसीएफ ऑफ 20 एंड 35, देखो दो नंबर्स है, उसका एचसीएफ का वैल्यू गिवन है। कौन कौन सा नंबर? 20 एंड 35, ठीक है? इन दोनों नंबर का एचसीएफ का वैल्यू गिवन है, एचसीएफ का वैल्यू गिवन है 5। फाइंड द एलसीएम ऑफ सेम दिस टू नंबर, ऑफ कोर्स, है ना? तो एलसीएम निकालना है मुझे। हाँ तुम चाहो दो नंबर्स गिवन है तो हाँ वही प्राइम फैक्टराइजेशन तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इस फॉर्मूला रिलेटेड कैसे सॉल्व कर सकते हो वो दिखा दे रहा हूँ, ठीक? तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या था कि a इंटू बी, मतलब वो दोनों नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा? सेम होगा, किसके बराबर? एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर, हाँ कि नहीं, है ना? तो ए एंड बी का मतलब क्या है यहाँ पर? वो दो नंबर, क्या है वो दो नंबर? 20 एंड 35, 35 तो हाँ 35 इक्वल्स टू एचसीएफ का वैल्यू गिवन है। एचसीएफ का वैल्यू क्या है यहाँ पर? 5 है कि नहीं है? 5, है ना? एलसीएम तो मुझे निकालना है ना, तो एलसीएम को एलसीएम ही रहने दो अभी के लिए। अब ये थोड़ा सा एक लीनियर इक्वेशन की तरह ही है, ऑब्वियसली तुम्हें इसका वैल्यू निकालना है। 5 इंटू एक्स, एक्स ही तो है, हर जगह एक्स घुस जा रहा है ना, ये भी एक्स है, ठीक? तो एलसीएम 5 इंटू एलसीएम, मतलब मुझे एलसीएम का वैल्यू चाहिए तो ये 5 हटाना पड़ेगा ना। तो 5 एंड एलसीएम एक दूसरे के साथ क्या हुआ है? मल्टीप्लाई, हाँ कि नहीं? तो उस तरफ आएगा तो क्या होगा? डिवाइड, है ना? तो ये क्या बन गया? 20 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 5, उसका वैल्यू क्या होगा? एलसीएम जो भी वैल्यू होगा। तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो ये चीज़ 5 दोनों के साथ कटेगा, जो चाहो जिसके साथ भी काट सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल 5 1 सा 5, 5 7 सा 35, है ना? तो इस तरफ क्या बचा? 20 इंटू 7 बचा, विच इज नथिंग बट 140,
तो एलसीएम का वैल्यू क्या आ गया 140। तुम इसको चाहो तो सीधा लिख सकते हो, ऑब्वियसली उल्टा करके फ्लिप कर दो बस, विच इज एलसीएम का वैल्यू है 140। ठीक, तुम चाहो तो ऑफकोर्स प्राइम फैक्टरेशन करके भी निकाल सकते हो। इस क्वेश्चन के लिए तुम्हें प्राइम फैक्टरेशन हाँ हो जाएगा, बट ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आएगा जिसमें कि एक का वैल्यू गिवन नहीं होगा ना, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे देखो, बट सबसे पहले ये नोट डाउन कर लो। ठीक है, एलसीएम का वैल्यू क्या आ गया 140, जब 20 एंड 35 वो नंबर्स गिवन है तो, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी, यहाँ पर वो दो नंबर्स गिवन नहीं है, क्या इस इंस्टेड ऑफ क्या गिवन है ए एंड बी, वो दो नंबर के जगह पर ए एंड बी गिवन है। ठीक है, एचसीएफ ऑफ वो दो नंबर्स, एचसीएफ ऑफ वो दो नंबर, यहाँ पर वो दो नंबर का वैल्यू नहीं गिवन बट ए एंड बी गिवन है, which is fine, ठीक है। सो एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स ए इज 5, मतलब एचसीएफ का वैल्यू गिवन है 5 एंड देयर एलसीएम इज 200, एंड उन दोनों का एलसीएम गिवन है 200। किन दोनों का, वही ए एंड बी जो नंबर है, ए का वैल्यू मुझे नहीं पता, बी का वैल्यू भी मुझे नहीं पता, बट उसका एलसीएम भी मुझे पता है 200 है। एचसीएफ गिवन है उन दोनों नंबर का एंड एलसीएम गिवन है उन दोनों नंबर का। तो क्या कहा है क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ऑब्वियसली ए एंड बी लिखा है तो ऑब्वियसली दोनों प्रोडक्ट ही है, हाँ कि नहीं। तो मुझे ए एंड बी निकालना है। अभी अभी जस्ट फॉर्मूला पढ़े थे, क्या फॉर्मूला पढ़े थे, ए इंटू बी इक्वल्स टू एच सी एफ इंटू एलसीएम। अभी अभी पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, है ना। तो मुझे ए इंटू बी ही निकालने के लिए कहा है ना। तो एच सी एफ का वैल्यू भी गिवन है, एलसीएम का भी वैल्यू भी गिवन है, डायरेक्टली पुट कर दो बस। तो ए इंटू बी इक्वल्स टू क्या हो गया, एच सी एफ का वैल्यू गिवन है 5, एलसीएम का वैल्यू गिवन है 200, तो उसका वैल्यू क्या आ गया, ए इंटू बी का वैल्यू क्या आ गया 5 2 10, मतलब 1000। तो ए एंड बी का वैल्यू आ गया, सॉरी ए इंटू बी का वैल्यू आ गया 1000। ठीक है, इजी था आगे नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं तो फिर तो एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 18, वही उसी फॉर्मूला रिलेटेड और एक क्वेश्चन है यहाँ पर। एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, वही मुझे नहीं पता उन दोनों नंबर्स क्या क्या है, बट इसीलिए मैं बस ए एंड बी ले रहा हूँ अभी के लिए। एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 18 एंड देयर प्रोडक्ट इज 12960, एंड देयर प्रोडक्ट मतलब क्या है यहाँ पर, उन दोनों नंबर्स जो है जिसका एचसीएफ 18 है उन दोनों का प्रोडक्ट कहाँ है, मतलब उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट, मतलब ए इंटू बी होगा कि नहीं होगा। ए इंटू बी क्या गिवन है 12960, 12,960। तो क्या कहा है क्वेश्चन, फाइंड देयर एलसीएम, एलसीएम पूछा है। ठीक है, जब प्रोडक्ट उन दोनों का प्रोडक्ट गिवन है, एचसीएफ गिवन है, तो वही फॉर्मूला पुट कर दे रहा हूँ बस। वही फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ए इंटू बी इक्वल्स टू एच सी एफ इंटू एलसीएम, हाँ कि नहीं, है ना। तो ए इंटू बी का वैल्यू क्या गिवन है 12,960, एच सी एफ का वैल्यू क्या गिवन है 18, एलसीएम तो निकालना है ना, हाँ कि नहीं। तो 18 अगर इस तरफ आ गया तो वो क्या हो गया, क्या हो जाएगा, उस तरफ क्या हुआ है मल्टीप्लाई हुआ है, राइट। तो इस तरफ आएगा तो डिवाइड, है ना। तो डिवाइड बाय 18 विच इज उसका वैल्यू जो है वो एलसीएम में, ठीक है। बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है तो उसका वैल्यू आ गया, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करते हैं, सबसे पहले 2 के टेबल में काटते हैं, ठीक है। 2 कितना का 9 सा 18, ये भी 2 से जाएगा, 2 6 सा 12, 2 4 सा 8, 1 6, 2 8 सा 16 एंड 0। फिर किस में जाएगा, ये तो 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, है ना। और ये 6 4 8 है, तो हाँ ये तो 3 से जाएगा ना, तो 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 1 8 3, कितना ज़ा 6 ज़ा 18 एंड ये 0, है ना। अभी भी क्या, ये तो 3 से जाएगा, क्या ये 3 से जाएगा, हाँ 2 + 1 3, 3 + 6
9 होता है, हाँ ये तो 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, आ गया, नीचे तो 1 आ गया ना, तो और तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो उसका वैल्यू क्या आ गया, 720 का है एलसीएम का वैल्यू, सीधा लिख दो बस, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, तो एलसीएम का वैल्यू क्या आ गया, 720 हो गया बस इसका आंसर, है ना, इजी था, कुछ हार्ड लगा अब तक, बस फॉर्मूला थोड़ा सा जानो कि जो दो नंबर है उसका अगर प्रोडक्ट करोगे तो वो किसके बराबर होगा, उन्हीं दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करने के बराबर होगा, ठीक है, बस ये फॉर्मूला था। और देखते हैं नेक्स्ट, अगर हो गया हो तो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो क्या है, प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले इरेशनल नंबर क्या है, हमें तो रेशनल नंबर पढ़ा था, रेशनल नंबर क्या है, जो कि p बाय क्यू फॉर्म में होगा, है ना, रेशनल नंबर बता रहा हूँ, जो कि p बाय क्यू फॉर्म में होगा, एंड p एंड q क्या है, कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकता है, बट ऑब्वियसली q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए, क्यों q 0 नहीं होना चाहिए, अगर लेट इट बी 3 बाय 0 है, उसका मतलब क्या है, 3 के साथ अगर मतलब 0 के साथ 3 ऐसे डिवाइड कर दोगे तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड, इन्फानाइट जिसको बोलते हैं, है ना, तो ऑब्वियसली q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो यही है रैशनल नंबर, है ना, और रैशनल नंबर का और डेफिनेशन क्या था, p बाय q फॉर्म में होना चाहिए, q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और तुम बोल सकते हो कि p एंड q आर एनी इंटीजर वैल्यू ऑफ कोर्स q इज नॉट इक्वल टू 0, और शायद तुम बोल सकते हो p एंड q आर इन सिंपलेस्ट फॉर्म, या फिर p एंड q का को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर क्या था याद है, मतलब उन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, है ना, तो करेंगे, जैसे कि एक एग्जांपल, 3 बाय 5, 3 का फैक्टर क्या क्या है, 3 का फैक्टर है 1 एंड 3, 5 का फैक्टर क्या क्या है 1 एंड 5, उन दोनों का कॉमन फैक्टर बस 1 ही है ना, कुछ और फैक्टर है क्या, नहीं ना, बस 1 ही फैक्टर होना चाहिए, मतलब p का फैक्टर्स एंड q का फैक्टर्स बस 1 कॉमन होना चाहिए, बस उसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो यही था तुम्हारा रैशनल नंबर, बट इरेशनल नंबर क्या है, जो रैशनल नंबर नहीं है बोल सकते हो वो इरेशनल नंबर है ना, बट उसका और एक डेफिनेशन चाहो तो देखो, ऐसा नंबर्स जो कि अगर तुम डिवाइड कर दो, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम्हारा क्या था 11/2, हाँ को प्राइम नंबर है 11 एंड 2, तो हम इसको रैशनल नंबर बोल सकते हैं, बट अगर इसको मैं डेसिमल में लिखना चाहूँ, डेसिमल में, तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा 5.2, है ना, मतलब पॉइंट के बाद कुछ वैल्यू आया, उसके बाद टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, हाँ कि नहीं, तो ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, ठीक वैसे ही फॉर एग्जांपल 10/3 अगर डिवाइड करूंगा तो उसका वैल्यू लाइक 3.33333333, ये कंटिन्यू चलता जाएगा, मेरा बोर्ड खत्म हो जाएगा, बट ये तो खत्म ही नहीं होगा, हाँ कि नहीं, 3.333, इसको बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल नंबर, ये तो मैं इरेशनल नंबर बता रहा था, फिर ये डेसिमल नंबर पे कहाँ आ गया, ऐसा नहीं है, तो इरेशनल नंबर क्या है, ऐसा नंबर या फिर ऐसा डेसिमल नंबर बोल सकते हो जो कि कभी रिपीट ना हो, ना ही कभी खत्म हो, जैसे कि वाला तो खत्म हो गया ना, ये वाला खत्म नहीं हो रहा बट रिपीट होते जा रहा है कि नहीं जा रहा, है ना, ऐसा नंबर्स जो कि ना ही कभी खत्म होगा ना ही कभी रिपीट होगा, ऐसा नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर, ठीक है, जैसे कि बहुत सारे नंबर्स है, 9th क्लास में पढ़े होंगे या फिर 10th में थोड़ा बहुत जानते होंगे, है ना, जैसे कि √2 √3 इरेशनल नंबर है, हाँ हमने 9th में पढ़ा था, बट क्यों, इसलिए कैसे, वो अभी यहाँ पर प्रूव करेंगे, ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे प्रूव करूंगा एक √3 एज एन इरेशनल नंबर बोल के, ठीक है, तो √3, तो देखो अगर मुझे इसको प्रूव करने के लिए ना मैं कॉन्ट्राडिक्ट वाला तरीका यूज करूंगा, कॉन्ट्राडिक्ट वाला तरीका मतलब फॉर एग्जांपल मैं उसको कुछ और एज्यूम करूंगा, एंड वो इन दी एंड अगर मैं मैथमेटिकली उसको प्रूव कर दूं कि वो जो मेरा एजम्पशन था वो मेरा गलत है, तो वो कुछ और होगा, ऐसे सोच सकता हूँ कि नहीं सोच सकता, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको एज्यूम करूं कि वो एक रैशनल नंबर है, वो अभी मैं एज्यूम करूंगा कि
वो मेरा एक रैशनल नंबर है, ठीक है, एंड मैं इन दी एंड मैथमेटिकली प्रूव कर दूंगी कि वो रैशनल नंबर नहीं है, तो ऑब्वियसली मेरा एजम्पशंस क्या था, वो गलत था कि नहीं था, है ना। तो मैं हेंस क्या बोल सकता हूँ, वो एक इरेशनल नंबर है बोल के, है ना। तो वही वही कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर देखो, सो लेट एज्यूम, सबसे पहले इज ए रैशनल नंबर। अगर मैं पहले एज्यूम कर रहा हूँ कि वो रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है, मतलब सॉरी रैशनल नंबर है, लेट एज्यूम √3 इज ए रैशनल नंबर। अगर वो रैशनल नंबर है, अगर वो रैशनल नंबर है तो उसका मतलब क्या है, वो p बाय क्यू फॉर्म में लिख सकता हूँ उस नंबर को, हाँ कि नहीं, p बाय क्यू फॉर्म में तो लिख ही सकता हूँ ना। अगर एंड उसका और क्या था कि q जीरो नहीं होना चाहिए, हाँ q जीरो नहीं रखेंगे, और क्या होना चाहिए कि जो p एंड q होगा वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, p एंड q आर ऑन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में है, उसका मतलब क्या है, मतलब उसको और हम सिंपल नहीं कर सकते, और उसको काट चुप के कुछ छोटा वैल्यूज नहीं लिख सकते, ठीक है, या फिर उसका मतलब HCF मतलब कॉमन फैक्टर 1 बस होना चाहिए, ठीक है, या फिर P एंड Q आर को प्राइम नंबर है, बहुत सारा तरीका है उसको बोलने के लिए, मतलब बस उसका कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, कॉमन फैक्टर, उसका बस कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, बस 1 होना चाहिए, P एंड Q का कॉमन फैक्टर 1 as their common factor। ठीक है, पी एंड क्यू का कॉमन फैक्टर बस 1 होना चाहिए और कुछ नहीं, उसके अलावा कुछ और नहीं, ठीक है। अगर कुछ और निकल गया तो वो एक रैशनल नंबर नहीं होगा, ऐसा हम सोचेंगे तो होगा, ठीक है। तो यहाँ तक ठीक है, मैंने एज्यूम किया कि वो एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है मतलब पी बाय क्यू फॉर्म में आ गया, है ना। तो अब मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं, ठीक। तो देखो √3 का वैल्यू अगर p बाय क्यू है तो यहाँ पर स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट को अगर इक्वल टू उस तरफ शिफ्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, वो स्क्वायर बन जाएगा, हाँ कि नहीं, स्क्वायर बनेगा ना। तो p बाय क्यू ये स्क्वायर आ गया, है ना। अब एक्सपोनेंट्स में पावर्स में एक रूल था, जब डिवीजन में कॉमन पावर है तो मैं इंडिविजुअल पावर दे सकता हूँ उसका, 2 मतलब सेम पावर हो जाएगा दोनों के लिए, मतलब 3 का वैल्यू क्या हो गया, p स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर, है ना। ठीक है, अब तक क्लियर है। अब देखो अगर ये क्यू स्क्वायर वाला टर्म को मैं इक्वल टू के इस तरफ ले आऊं, इक्वल टू के इस तरफ ले आऊं, मतलब अभी तो इस तरफ डिवाइडेड है ना, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, वो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, हाँ कि नहीं। तो मल्टीप्लाई अगर कर देता हूं तो 3 × क्यू स्क्वायर = p स्क्वायर, है ना, इक्वल टू p स्क्वायर। तो उसको थोड़ा सा रिवर्स करके लिख दे रहा हूँ ताकि तुम्हें इजीली समझ आए। p स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 3 क्यू स्क्वायर, सेम चीज है ना, ये जो स्टेटमेंट है ये भी वही स्टेटमेंट है। अब डिविजिबिलिटी का एक छोटा सा स्टार्टिंग फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था, क्या बताया था, जैसे कि फॉर एग्जांपल 30, 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 × 6 लिख सकता हूँ, हाँ कि नहीं, उसका जो फैक्टर्स है उसका प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, मतलब क्या है, जो 30 है वो डिवाइड हो सकता है 5 के साथ या फिर 6 के साथ, मैं अभी के लिए एक नंबर को बोल रहा हूँ, 30 जो नंबर है वो 5 के साथ डिवाइड हो सकता है, ठीक है ना, 30 कैन बी डिविजिबल बाय 5, है ना, वो लिख सकता हूँ, ही लिख सकता, ठीक, वही चीज लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, वही स्टेटमेंट है देखो, 30 कैन बी डिवाइडेड बाय 5 एंड 6, वही लिखा है, ठीक, यहाँ पर टी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, ये टर्म लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या लिखा, 30 इज डिविजिबल बाय 5 मतलब 35 के साथ डिवाइड हो सकता है ना, ठीक वैसे ही यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, टी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, वो स्टेटमेंट लिख सकता हूँ, है ना। ये थोड़ा सा देखो ऊपर कर दे रहा हूँ, ये स्टेटमेंट जरूरी है अभी के लिए, ठीक। तो
यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट क्या लिख दिया कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, है ना। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में आते हैं। देखो, अगर लेट इट बी, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ सबसे पहले, चलो यहाँ पर दे रहा हूँ, बाद में मिटा दूंगा, ठीक है। तो देखो, अगर एक एग्जांपल लेट इट बी, अगर p का वैल्यू 1 हुआ तो पी स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, मतलब 1 इंटू 1 1 ही होगा। ऑब्वियसली अगर p का वैल्यू लेट इट बी 2 आया तो पी स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4, 3 आया तो 9, 4 आया तो 16, 5 आया तो 25, 6 आया तो 36, है ना, सो ऑन। अब नोटिस करो, मैंने यहाँ पर लिखा है पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, मतलब जो पी स्क्वायर वाला टर्म है वो 3 के साथ डिवाइड हो सकता है। जो पी स्क्वायर वाला टर्म है वो 3 के साथ डिवाइड हो सकता है। तो कौन कौन सा नंबर है जो कि 3 के साथ डिवाइड हो सकता है, ऑब्वियसली ये सब नंबर है, हाँ कि नहीं। अगर एक नंबर पी स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, मतलब जैसे कि 3 अगर पी स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, जैसे कि यहाँ पर 9 को डिवाइड कर सकता है, तो ऑब्वियसली वो 3 को भी डिवाइड कर सकता है कि नहीं कर सकता, है ना। अगर वो 36 को डिवाइड कर सकता है तो ऑब्वियसली 6 को भी डिवाइड कर सकता है कि नहीं कर सकता, है ना। तो ठीक वैसे ही अगर एक, मतलब 3 पी स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो मतलब वो p को भी डिवाइड कर सकता है। तो वही स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ, तो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, ठीक है। अगर वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो p को भी डिवाइड कर लेगा। जैसे कि एग्जांपल देखो, कौन कौन सा नंबर्स को वो 3 डिवाइड कर सकता है, 1 को तो नहीं कर सकता, 4 को तो नहीं कर सकता, हाँ 9 को कर सकता है, मतलब 3 को भी कर सकता है कि नहीं कर सकता, हाँ कर रहा है। 16 को तो नहीं कर सकता, 25 तो नहीं कर सकता, 36 को कर सकता है, उसका मतलब वो 6 को भी कर सकता है कि नहीं कर सकता। बस वही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं, ठीक है, ठीक है। अब अगर p जो नंबर है उसको 3 डिवाइड कर सकता है, p जो नंबर है उसको 3 डिवाइड कर सकता है। चलो एक और एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लेट इट बी 15। 15 को अगर 3 डिवाइड कर सकता है, 15 को अगर 3 डिवाइड कर सकता है, मतलब डिवाइड बाय 3 लिख दिया, लेट इट बी, ठीक है, 3 डिवाइड कर सकता है तो उसका वैल्यू तो कुछ आएगा कि नहीं आएगा, हाँ कि नहीं, 5 आएगा। इस वाले केस के लिए 5 आएगा कि नहीं आएगा, मतलब 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, जो डिवाइड कर सकता है एंड जो उसका क्वोशंट होगा वो, है ना, जो डिवाइड कर सकता है, ऑब्वियसली ये भी डिवाइड कर सकता है बट अभी के लिए इस पे फोकस करो, जो डिवाइड कर सकता है एंड जो क्वोशंट होगा वो दोनों को मल्टीप्लाई के टर्म में वो लिख सकता हूँ, ये लिख सकता, है ना। तो ठीक वैसे ही अगर p को 3 डिवाइड कर सकता है, अगर p को 3 डिवाइड कर सकता है तो उसका कुछ ऑब्वियसली कुछ क्वोशंट आएगा कि नहीं आएगा, जो कि उसके मल्टीप्लाई के टर्म में लिखूंगा, लेट इट बी उसका वैल्यू r है, क्योंकि मुझे p का तो वैल्यू पता नहीं है ना, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे 15 लिख दिया था, जो कि 3 के साथ डिवाइड हो सकता है एंड उसके साथ क्वोशंट आ गया मल्टीप्लाई, बट p का मुझे वैल्यू नहीं पता तो इसलिए मैंने और एक टर्म ले आया। तुम चाहो तो a ला सकते हो, b ला सकते हो, p ला सकते हो, q ला सकते हो, या फिर अपना नाम ला सकते हो, है ना, ऐसा करो, ठीक, अपना नाम मत लाना, ठीक है। तो p इक्वल टू 3r आ गया ना। अब देखो यहाँ पर p का जो वैल्यू है वो 3r है, और यहाँ पर मैं इसको बस इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूँ, ठीक है। इस स्टेटमेंट से ये वाला स्टेटमेंट आया, तो p का वैल्यू 3r है। अगर इस p का वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 पे अगर मैं ले आऊँ तो क्या होगा, लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन नंबर 1, put the value of p in equation number, अगर p का जो वैल्यू है वो इक्वेशन में 1 में पुट कर दूंगा तो क्या होगा, 3r है ना, बस पुट कर दे रहा हूँ p की जगह पर 3r, उसका स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर दे दिया, एंड इस तरफ है 3q का स्क्वायर, है ना। अब वही स्क्वायर है, एक्सपोनेंट में एक रूल था ना कि अगर दो चीज का कॉमन पावर है तो वो इंडिविजुअल पावर दे सकता हूँ, है ना, मतलब उसका वैल्यू क्या आ गया, 3 का स्क्वायर मतलब 9, r का स्क्वायर मतलब r स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर, है ना। अब मुझे q का वैल्यू निकालना है, उस टाइम मैंने p का वैल्यू निकाला था ना, अब q का वैल्यू निकाल रहा हूँ, ठीक। तो q का वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, बस मुझे q का वैल्यू चाहिए, तो 3 को उस तरफ शिफ्ट कर दूंगा तो q स्क्वायर तो निकल ही जाएगा ना,
तो क्यू स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया 9r² डिवाइड बाय 3। ऑब्वियसली उस तरफ मल्टीप्लाई है ना, 3 एंड क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई है, इस तरफ आएगा तो क्या ही होगा, डिवाइड, है ना। तो इस तरफ आ गया क्या क्यू, तो क्यू स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली क्यू स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, तो 3 इस तरफ आएगा तो क्या होगा, डिवाइड, क्योंकि उस तरफ मल्टीप्लाई हुआ है ना। तो 9r² का वैल्यू डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर, है ना। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 1 सा 3, 3 3 सा 9, है ना। तो बचा क्या, 3r² इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर, ओके नहीं। अब बस वही सिंप्लीफाई के लिए, थोड़ा सा इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए उल्टा लिख दे रहा हूँ, बस क्या लिख रहा हूँ इसको, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 3r²। अब वही चीज दोबारा देखो, यहाँ पर वही स्टेटमेंट आया था, वहां पर क्या आया था, पी स्क्वायर का वैल्यू था, पी स्क्वायर का वैल्यू क्या था, यहाँ पर पी स्क्वायर इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर था, एंड यहाँ पर वही चीज है, क्यू स्क्वायर का वैल्यू 3r² है। सिमिलर टर्म है कि नहीं है ना। तो वही दोबारा स्टेटमेंट बता रहा हूँ, देखो अगर यहाँ पर इससे क्या बता सकता हूँ कि जो क्यू स्क्वायर है उसका एक फैक्टर 3 है, हाँ कि नहीं, मतलब जो क्यू स्क्वायर है उसको 3 डिवाइड कर सकता है, मतलब यहाँ पर वही स्टेटमेंट दोबारा लिख सकता हूँ, जैसे कि पी स्क्वायर के लिए लिखा था, क्या लिखा था, क्या लिखा था, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, है ना। जैसे कि वहां पर क्या था, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, ठीक वैसे ही यहाँ पर क्या आ गया, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। अगर क्यू स्क्वायर 3 के साथ डिवाइड हो सकता है, उसका मतलब क्या है, वो ऑफ कोर्स क्यू को भी डिवाइड कर सकता है ना। अगर 3 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो उसका मतलब क्या है, 3 ऑल्सो कैन डिवाइड क्यू, हाँ कि नहीं। तो अब इसमें से क्या स्टेटमेंट मिल गया मुझे, देखो क्यू को 3 डिवाइड कर सकता है, मतलब क्यू का एक फैक्टर 3 है, ठीक वैसे ही ऊपर मुझे क्या मिल गया था, p का एक फैक्टर 3 है, मतलब p का भी एक फैक्टर 3 है एंड q का भी एक फैक्टर 3 है, तो दोनों का कॉमन फैक्टर 3 हुआ कि नहीं हुआ। बट हमने स्टार्टिंग में क्या लिखा था कि दोनों का कॉमन फैक्टर बस 1 होना चाहिए, हाँ कि नहीं। अगर कॉमन फैक्टर अदर देन 1 आ गया तो वो रेशनल नंबर नहीं है, हाँ कि नहीं। वही तो हमने सोचा था, कुछ और सोचे थे क्या, नहीं ना। बस हमने क्या सोचा था, p एंड q का कॉमन फैक्टर बस 1 होना चाहिए, बस यहाँ पर q का भी एक फैक्टर 3 आ गया एंड वहां पर p का भी एक फैक्टर 3 आ गया, 3 आ गया, हाँ कि नहीं। तो यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकता हूँ, थस थस 3 इज कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ p एंड q, दोनों का कॉमन फैक्टर आ गया। अगर कॉमन फैक्टर आ गया तो इसका मतलब क्या है, इट कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशंस। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या है, हमने जो सोचा था वो गलत हो गया, थस बट यहाँ पर लिख दे रहा हूं, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट p and q have no common factor। हमने क्या सोचा था, हमने जो सोचा था वो क्या हो गया, वो गलत। हमने क्या सोचा था, p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर सोचा था ना, बट वो क्या हो गया, उसका हमें कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, वो गलत हो गया, है ना। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, थस इट इज एन इरेशनल नंबर, बस यहाँ पर खत्म हुआ ये वाला क्वेश्चन। हेंस √3 इज एन इरेशनल नंबर। बस इतना ही, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ और भी करेंगे नेक्स्ट क्लास पे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।